अभी हम प्रीवियस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो मेथड हम पढ़ चुके हैं। पहला था ट्रांसफॉर्मेशन और सेकंड मेथड था माइक्रो इंजेक्शन का मेथड। ये हमारे पास में एक थर्ड मेथड है। ये क्या काम आता है? इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई है, देखिए आप किसी भी टॉपिक को समझें तो हमारे प्रीवियस वीडियो को प्रीवियस वीडियो उसको जरूर देखें, क्योंकि टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक सीरीज में समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। पहले हम समझते हैं इसका नाम क्या कहना चाहता है। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या हुआ? इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक होता है, और पोर्स का मतलब होता है माइन्यूट पोर्स होते हैं। यहाँ पे मैं इसके नाम के अर्थ की बात कर लेता हूँ। ये नाम किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रोपोरेशन जो वर्ड है इसमें इलेक्ट्रो बना है किससे? इलेक्ट्रिक के द्वारा, इलेक्ट्रिक से लिया गया है। और सेकेंड पार्ट ऑफ दिस नेम इज पोर, है ना, पोरेशन, यानी कि पोर बनाना, छेद बनाना। और उसका मतलब क्या होता है? हॉल, हॉल बनाना, छेद बनाना। यानी कि आप किसी सेल को करंट देंगे, किसी सेल को अप्लाई करेंगे करंट को, तो उसमें क्या होगा? माइन्यूट हॉल्स बन जाएंगे। तो मेथड का नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोपोरेशन। ये इसके नाम का अर्थ है। किसी भी आप टाइटल को समझते हैं तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका? सबसे पहला काम होना चाहिए आपको उसके नाम के अर्थ को समझना। फिर हम देखेंगे उसका प्रोसीजर क्या है और मैकेनिज्म क्या है। तो नाम बताया, फिर हम देखेंगे इसका प्रोसीजर क्या है, उसके बाद देखेंगे इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से होती है और इस टेक्निक का हमें यूज करने की जरूरत क्यों है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। तो हमने कहा कि ध्यान से सुनिएगा, जब किसी डीएनए मॉलिक्यूल को किसी सेल में एंट्री करानी होती है, जब किसी डीएनए मॉलिक्यूल को किसी सेल में एंट्री कराना होता है, तो वो डीएनए अपने आप तो उस सेल में नहीं जा पाता है। वो डीएनए सेल में अपने आप क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि डीएनए क्या सा होता है? डीएनए निगेटिवली चार्ज्ड होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है और जल से स्नेह करने वाला होता है, यानी कि हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और जिस सेल में हम इस डीएनए को एंट्री कराना चाहते हैं, उस सेल की जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा हुआ है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और वो जो लिपिड है वो कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, जल का विरोध करने वाला होता है, जल रागी प्रवृत्ति का होता है। जैसे तेल और पानी को मिक्स करते हैं, कितना भी हिला लें मिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी है वो पोलर सॉल्वेंट होता है और ऑयल क्या होता है? नॉन पोलर होता है। तो एक मटेरियल पोलर है यानी कि ध्रुवीय है, दूसरा नॉन पोलर है यानी अध्रुवीय है। तो दोनों आपस में मिक्सअप नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे में डिजोल्व नहीं करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो डीएनए है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड के कारण अपने आप अंदर एंट्री नहीं कर पाता है। तो हमें उस कोशिका को, उस सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है, हमें उस सेल को ऐसा बनाना है, वी कैन से द एबल टू रिसीव दैट डीएनए मॉलिक्यूल। सच टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड एज द मेथड ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ ए होस्ट सेल। हिंदी में कहते हैं हम सक्षम परपोषी आतिथेय बोलते हैं। हिंदी में नाम है सक्षम परपोषी आतिथेय। एक कोशिका होस्ट है, परपोषी है, उसको एबल बनाना है, सक्षम बनाना है, ताकि वो बाहर के डीएनए को, आउटर डीएनए को एक्सेप्ट कर सके। उसी को कहते हैं सक्षम परपोषी आतिथेय। चलिए, मेथड का नाम हो गया इलेक्ट्रोपोरेशन। हमने कहा कि इलेक्ट्रोपोरेशन की जरूरत क्यों है? बिकॉज द डीएनए मॉलिक्यूल इज द हाइड्रोफिलिक एंड द लिपिड कंटेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द हाइड्रोफोबिक। That's why we need to use a particular method which makes a cell able to receive a DNA molecule. इसलिए हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जिससे हम उस कोशिका को तैयार कर लें। कैसे तैयार करते हैं उसको अभी देखते हैं। करंट देना है आपको, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भी कितना? 100 से लेके 150 वोल्ट तक का, यानी कि 100 से लेके 150 वोल्ट तक का आपको उसको करंट देना है। करंट देने के लिए हमें क्या करना है उसको हम देखते हैं। सिंप्लीफाइड मेथड बता रहे हैं आपको। ऐसा नहीं है कि जैसा हम बोर्ड में डायग्राम बनाएंगे वो प्रैक्टिकली भी वहीं पर वैसा ही होने वाला है। एक सिंप्लीफाइड मेथड है आपके समझने के लिए, उसको हम ये भी देखते हैं। पहले मैं एक जनरलाइज्ड मेथड की मैं बात कर लेता हूँ, फिर मैकेनिज्म की बात करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास में ये एक क्या है, एक ग्लास का बीकर है या पॉट है। ये मान लेते हैं हमारे पास में एक ग्लास का बीकर है या कोई भी बर्तन आ गया हमारे पास में ग्लास का बना हुआ है। ये है ग्लास का यूटेंसिल, है ना, ग्लासवेयर वी आर गोइंग टू यूज।
और इसमें क्या लगे रहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स, वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर इज नेगेटिवली चार्ज। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड इनटू द डायग्राम, ताकि आपको रॉट लर्निंग ना करना पड़े, यही मेरा प्राइमरी एम है। तो यहाँ पर हमने कहा, लिख देता हूँ मैं प्लस, और इसके ऊपर है माइनस, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड, इसको बोलते हैं हम कैथोड, और ये वाला क्या है, ये है एनोड। करंट अप्लाई करेंगे, अभी स्टार्ट नहीं किया है हमने करंट। अब इसके अंदर क्या डाल देंगे हम, एक सेल को यहाँ पर हम डाल देते हैं, एक सेल, ये हो गई है सेल, और सेल में एक होता है न्यूक्लियस, एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस होस्ट सेल। इस सेल में आपको डीएनए को एंट्री कराना है, और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक डीएनए सेगमेंट और द डीएनए मॉलिक्यूल। ये हो गया हमारे पास में एक आउटर डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या भरा हुआ है, द बफर सॉल्यूशन इज फिल्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेल, यहाँ पे लिख देते हैं अपने, ये हो गई है सेल। सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर है न्यूक्लियस है, और ये क्या है, डीएनए का सेगमेंट है, या डीएनए मान लेते हैं हम, ये है डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम क्या करें, इस डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर लगभग हम कह रहे हैं 5 mm का रीजन, यानी आप ये कहते हैं इसके अंदर डालेंगे, तो आपने क्या किया, जैसे इसमें करंट अप्लाई करेंगे, करंट कितना अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं अमाउंट ऑफ द करंट अप्लाइड 100 से 150 वोल्ट का करंट आपको जनरेट करना है। करंट कितना देना है इसको, एसी करंट दे रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। एसी करंट देंगे 100 से लेके 150 वोल्ट का, तो क्या होगा, इसमें एक छेद बन जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे, हॉल्स बन जाएंगे, और उस हॉल्स की सहायता से क्या होगा, इसमें ये एंट्री कर जाएगा यहाँ पे। और ये जो करंट है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एसी, एसी कितना है, 1 मेगा हर्ट्ज का एसी करंट है। इसको जब हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने पर क्या हुआ, ये वाला जो डीएनए मॉलिक्यूल है, दिस डीएनए मॉलिक्यूल एंटर्स इनटू द होस्ट सेल। दिस डीएनए एंटर्स इनटू द होस्ट सेल, ये एंट्री कर गया, कैसे हुआ, इलेक्ट्रोपोरेशन, छेद बन गया, इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं हमने इलेक्ट्रोपोरेशन करना है। इलेक्ट्रिक के इफेक्ट से, मतलब इलेक्ट्रिकल के इफेक्ट से, करंट देने से हम कहेंगे इलेक्ट्रिक शॉक। व्हेन वी अप्लाइड इलेक्ट्रिक शॉक ऑफ अमाउंट 100 to 150 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 मेगा हर्ट्ज पे, तो क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका रीअलाइनमेंट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, रीअलाइनमेंट का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे। अब यहाँ पर मैं एक बार मैकेनिज्म की बात कर लेता हूँ, इसमें क्या था, वास्तव में कैसे हुआ। ये तो हमने प्रैक्टिकली इसके प्रोसीजर को देखा है, यहाँ पर हम इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं कि मैकेनिज्म किस तरीके से हुई है। मैं अगेन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ इसी सेल को, दिस सेल, होस्ट सेल। यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ किसको किया है, होस्ट सेल को, एंड आई एम सेइंग दैट इनसाइड दिस सेल ए डिप्लॉयड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यहाँ पर एक हो गया, इसका क्या है, न्यूक्लियस हो गया, और ये हमने कहा क्या है, सेल है, कौन सी, होस्ट सेल। अब आप इसकी मैकेनिज्म को समझना, तब चीज़ें समझ में आएगी कि वास्तव में ये कैसे काम हुआ है, मैकेनिज्म समझना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी है, ये वाली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर। यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, नाम मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस होस्ट सेल की ये वाली, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने जब पहले कैसा था, मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये कैसा था, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, मुझे भरोसा है। लेटेस्ट में जो आजकल वर्तमान में बच्चे आ रहे हैं बहुत इंटेलिजेंट है, एक बार में चीज़ों को समझेंगे, कन्फर्म आपके समझ में आएगा। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने स्ट्रक्चर को पढ़ रखा है, मैं यहाँ पर एक बार फटाफट में ड्रॉ कर देता हूँ। वी नो दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स लिपिड बाइलेयर। ये इस तरीके से क्या होती है, लिपिड की बाइलेयर है। यहाँ पे अपने फटाफट ड्रॉ करेंगे ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। ये है, दिस इज़ द लिपिड बाइलेयर एंड वी नो दैट ऑल द लिपिड्स मॉलिक्यूल्स हैज़ वन हेड एंड द टेल। ये आपने पढ़ा हुआ है।
ये क्या है, लिपिड की बाई लेयर है ना, लिपिड की बाई लेयर है। और इसमें यहाँ पर क्या है, ये इसका है हेड है, और ये क्या होते हैं, इसकी टेल है। लेयर कितनी है, 2 है। ये तो एक होगी लेयर, ये है लेयर नंबर 1, और ये लिपिड की क्या है, लेयर नंबर 2 है। ये है लेयर नंबर 2। तो लिपिड की बाई लेयर है। और आपने पढ़ा हुआ है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या, कि इसके यहाँ पे कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जिसकी हमें अभी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है पढ़ने की, क्योंकि मैं आपको सेल की स्ट्रक्चर पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट द अलाइनमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ लिपिड बाई लेयर्स। तो नॉर्मल सेल की मैं बात कर रहा हूँ, लिपिड का अलाइनमेंट ऐसा होता है। अभी एट प्रेजेंट क्या है, लिपिड का अलाइनमेंट या कह दूं मैं अरेंजमेंट होता है, इस तरीके से होता है। लिपिड का अरेंजमेंट ऐसा है। अब हमने क्या किया, इसको करंट दिया तो क्या हुआ, ठीक है ना। मैंने कहा कि जब आपने इस पे करंट अप्लाई किया है ना, वी अप्लाइड करंट, हमने किया अप्लाइड, इस पे क्या किया था, करंट किया था। कितना किया था, तो हमने कहा 100 to 150 मिली वोल्ट का करंट दिया था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक पोर बन गया, हॉल बन गया। यहाँ पे मैं अगेन डायग्राम ड्रॉ करने में कंजूसाई नहीं करनी है एग्जाम के अंदर। जितने ज़्यादा डायग्राम बनाओगे और सिस्टमेटिक करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स आ पाएंगे और आप चीज़ों को बेहतर और लॉन्ग टर्म के लिए याद कर पाएंगे। सब्जेक्ट को रटना नहीं है, हमें समझने के ध्यान रखना है। और विजुअलाइजेशन कहते हैं, डायग्रामेटिकल जो चीज़ होती है उसको हम समझते हैं तो लंबे समय तक हमारी मेमोरी में रहती है, इसीलिए हम इस चीज़ को बना रहे हैं। और दूसरा, जब एग्जामिनर देखेगा ना तो वो देखेंगे अरे ये डायग्राम कहाँ से आ गए, एनसीईआरटी में तो सारा ऐसा मेथड नहीं दे रखा है या और भी बुक के अंदर है, तो हमने इसको मॉडिफाइड कर लिया है कि जैसा हम बोलना चाह रहे हैं वो सब दिखना चाहिए। तो ये समझिएगा, ये एक नॉर्मल होस्ट सेल है, हमने कहा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट ये होता है। ये लिपिड की बाई लेयर पे मैं फोकस कर रहा हूँ। अब ये ना सोचिएगा इसमें मैंने इंटीग्रेटेड प्रोटीन नहीं बनाई है, अभी सेल मेम्ब्रेन हमें नहीं समझानी है। लिपिड का अरेंजमेंट ऐसा होता है, द अलाइनमेंट ऑफ द लिपिड है, दो पैरेलल क्या है, रोज बनी हुई है, जिसमें क्या होता है कि हेड जो बाहर है, हेड और टेल अंदर की तरफ है। यहाँ पर भी लिख देते हैं, चीज़ों को समझना जरूरी है। ये जो टेल होती है, जिसको हमने कहा, ये कैसी होती है, टेल होती है हाइड्रोफोबिक, ये पानी से दूर जाना चाहती है। और इसका जो हेड है, हेड होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। मतलब देखो आप, कितनी बढ़िया चीज़ है। लिपिड के सिंगल मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में 2 नेचर है। हेड तो कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, और टेल कैसी, हाइड्रोफोबिक, यानी ये तो जल से नहीं है, जल विरोधी। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में एक पार्ट तो है जल से नहीं, दूसरा जल विरोधी, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक है, सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। दोहरी प्रवृत्ति के होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। तो हमने कहा ये छेद बन गया, ये कैसे बना, ये हमें यहाँ पे समझना है कि ऐसा हुआ क्या कि इस तरीके से एक पोर बना, पोर को समझना है। तो हमने कहा, हम कहेंगे द अलाइनमेंट ऑफ द लिपिड चेंज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ करंट। कैसे चेंज हुआ, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। अगेन इसी डायग्राम को मैं मॉडिफाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा कि किस तरीके से अरेंजमेंट हुआ है। अभी मैंने कहा कि कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल्स थे, ऐसे हेड था बाहर की तरफ था और टेल थी अंदर की तरफ थी। इस तरीके से ये हेड एंड टेल, हेड एंड द टेल ऑफ ईच लिपिड मॉलिक्यूल्स आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर एज यूजुअल, जैसा कि पहले के डायग्राम में दे रखा है। ये इस तरीके से थी व्यवस्था। द अरेंजमेंट ऑफ लिपिड बाई मॉलिक्यूलर इज इन सच ए मैनर दैट द आउटर सरफेस ऑफ लिपिड इज हाइड्रोफिलिक और इनर पार्ट ऑफ द लिपिड इज द हाइड्रोफोबिक। अब क्या हुआ, करंट देने से क्या हुआ, कुछ जो लिपिड मॉलिक्यूल्स थे जो यहाँ पे जैसे करंट इस जगह पर्टिकुलर अप्लाई किया, उन्होंने अपना अरेंजमेंट ऐसा कर लिया है। आप देखें, हेड इधर आ गया, टेल यहाँ आ गई, हेड इधर आ गया, टेल यहाँ आ गई, हेड इधर आ गया, टेल आ गई। सिमिलरली इधर भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स इधर हो गए,
कुछ मॉलिक्यूल यहाँ अरेंज्ड हो गए, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज्ड हो गए, ऐसे हो गए अरेंजमेंट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये लेयर कैसी थी, स्ट्रेट थी। अलाइनमेंट ऑफ द लिपिड लेयर कैसा था, स्ट्रेट था, सीधी था अरेंजमेंट। अब क्या हो गया, कुछ मॉलिक्यूल के इधर मुड़ने से ये मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से आ गया। यहाँ पर लिपिड के हेड कहाँ आ गए, हेड आ गए, इधर आ गए, और इसके बीच में क्या बन गया, एक गैप बन गया है। ये जो गैप बन गया है ये काम करता है किसका, पोर का काम करता है। समझ में आई बात। हमने कहा यहाँ पे हेड लिपिड मॉलिक्यूल्स के हेड थे बाहर, टेल अंदर थी, यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक बाहर था, हाइड्रोफोबिक अंदर था। ऐसे पैरेलल सेल बनी हुई थी। जैसे ही आपने करंट को अप्लाई किया, आपने जैसे ही इस पर्टिकुलर पार्ट पे क्या किया, करंट को अप्लाई किया, करंट अप्लाई हमने किया, अप्लाई द करंट फॉर ऑन ए पर्टिकुलर साइट, तो उस पर्टिकुलर जगह पर क्या हुआ, यहाँ एक स्पेस बन गया, और ये जो मॉलिक्यूल्स थे इन्होंने अपना रीअरेंजमेंट किया। रीअरेंजमेंट कैसे किया, डायग्राम आप देखेंगे, हेड 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 इस तरीके से ये टर्न ले लिए, इधर से भी क्या टर्न, यानी यहाँ से कुछ लिपिड मॉलिक्यूल इधर आ गए, इधर से लिपिड मॉलिक्यूल ऊपर आ गए, तो इस तरीके से बना लिया। अब ये जो पोर है, पोर कौन सा है, हाइड्रोफिलिक नेचर का हो गया, क्योंकि पोर में टोटली कौन से हैं, हेड ही हेड दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रिक के इफेक्ट से क्या होते हैं, माइन्यूट पोर बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड कहते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड कहते हैं। तो हम कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मेथड होता है, हर मेथड में जैसे मैं कहता हूँ कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज की बात करो तो मैं 3-4 पॉइंट आपको कहूँगा, ईजी है, रैपिड है और स्टेबल है। एडवांटेज की बात करें इस मेथड के, यहाँ पर लिख देते हैं एडवांटेज इस मेथड का क्या है। एडवांटेजेस इस मेथड का लाभ क्या है, हमने कहा सबसे पहला तो रैपिड है, बहुत फास्ट काम हो जाता है, ठीक है ना। इजी है, नहीं है ना, इजी मेथड भी है। स्टेबल है, स्टेबल तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें एग्जैक्टली पोर्स बनेंगे, बाद में पोर वापस है पैक हो जाएंगे, करंट को हटाएंगे तो वापस रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो हम ये कहेंगे इसके अंदर आप, लेकिन ट्रांसफर है वो स्टेबल है। हाँ, ये हम कह सकते हैं जो ट्रांसफर हो रहा है ना वो स्टेबल है, स्टेबल ट्रांसफर कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं स्टेबल ट्रांसफर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल का जो ट्रांसफर है वो स्टेबल है। रैपिड मेथड होता है, इजी मेथड होता है और स्टेबल होता है। और हम कह सकते हैं एप्लीकेशन फॉर ऑल सेल टाइप, ये सबसे बड़ी विशेषता है। ये क्या होता है, ये मेथड है एप्लीकेबल है किसके लिए, एप्लीकेबल फॉर ऑल सेल टाइप। ये इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड बनाता है, मोस्ट यूजफुल मेथड बनाता है, क्योंकि सभी एनिमल सेल में काम ले लो, प्लांट सेल में भी काम ले लो, तो इन सभी में काम आ सकता है। तो ये अपना मेथड कौन सा आ गया है, इलेक्ट्रोपोरेशन। अगेन आप देखें इस मेथड के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक जितना लिखा हुआ है, आप एक एक पॉइंट्स को सावधानी से नोट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजी मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन कैसे होता है। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक, पोर मीन्स हो गया होल हो गया। वाई वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी दैट डीएनए मॉलिक्यूल इज द नेगेटिवली चार्ज व्हाइल द लिपिड लेयर इज द non-polar and the hydrophobic in nature. That's why DNA itself unable to enter into a cell. So we have to make the competent the host cell. That's why we are using such kind of the methods that is called as the electroporation method. As its name is saying, the electro and the pores. Whenever we applied current, whenever we applied the current on the plasma membrane of a cell, the arrangement of lipid bilayer will be changed, which makes a pore. The pore which is lined by completely hydrophilic heads of the lipid molecule. तो ये इसका सारा मेथोडोलॉजी है। बाकी आप इसको आराम से पढ़ेंगे, वीडियो को बार बार अगेन एंड अगेन देखो, और जितना यहाँ पर लिखा हुआ उसको आप नोट कर लें। एक्स्ट्रा में कोई तरह की नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम ये हो गया हमारा थर्ड मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन का। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है उसका नाम है जीन गन, बायोलिस्टिक गन। ये भी एक अलग मेथड है कि जीन को किसी सेल में कैसे एंट्री कराते हैं, तो अभी हम उसी के बारे में अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड है जीन गन और बायोलिस्टिक गन।